अभेद्य बनाने के लिए नई दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। डीआरडीओ एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिसके दम पर भारत परमाणु हमलों को रोक सकता है। दरअसल डीआरडीओ मल्टीपल किल व्हीकल यानी MKV पर काम कर रहा है। दावा तो यही किया जा रहा है कि यह सिस्टम दुश्मन की MIRV मिसाइलों को हवा में नष्ट कर देगा। यानी भारत की सेना महाकाल की सवारी करेगी और बारी दुश्मनों की मौत की होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हमले को जमीन पर लाने का काम S-400 ने किया। S-400 के चक्रव्यूह का पाकिस्तान तोड़ नहीं पाया। ऐसी मार खाई कि दुनिया के सामने रहम के लिए गिड़गिड़ाने लगा। ये तो S-400 का जलवा है, लेकिन भारत अभी से एक कदम आगे की देख रहा है। भारत की आसमां को सुरक्षित रखने के लिए डीआरडीओ बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जिसका नाम है मल्टीपल किल व्हीकल। यह सिस्टम दुश्मन के उन खतरनाक मिसाइलों को भी रोकने में सक्षम होगा जो एक साथ कई परमाणु बम लेकर हमला करती है। यानी MKV की सवारी महाकाल की सवारी होगी जो दुश्मनों पर मौत बनकर टूटेगी। लेकिन आपके जेहन में एक सवाल तो जरूर होगा कि आखिर मल्टीपल व्हीकल है क्या? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यह है क्या। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता हमारे साथ पूर्व डायरेक्टर जुड़ गए हैं जो कि डीआरडीओ के रहे हैं, और साथ ही संजय कुलकर्णी सर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर, फॉर्मर डीजी मिलिट्री इन्फेंट्री के डीजी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता, क्योंकि आप डीआरडीओ को नज़दीक से जानते हैं और डीआरडीओ ऐसी रिसर्च को ज़मीन पर लाता है, उसको उतारता कौन है ये बात अलग है, लेकिन वो सोच और वो सारे पैरामीटर्स को उस रिसर्च के साथ ज़मीन पर लाने का काम डीआरडीओ ही करता है। MKV या MOKV मल्टीपल ऑब्जेक्ट किल व्हीकल या MKV मल्टीपल किल व्हीकल, हम जो भी कहें, ये क्यों इतना खास है? धन्यवाद राजीव जी। बहुत बहुत आपने प्रासंगिक एक टॉपिक चुना है आज के लिए। देखिए, इसका मल्टीपल किल व्हीकल की अहमियत और इसका क्या रोल है उसको समझने से पहले हम ये जान लें कि ये खतरा क्या होता है। हालांकि बहुत लोग जानने लगे हैं परमाणु बम क्या होता है, उससे क्या कुछ हो सकता है। मैं याद ला दूं, अभी तक विश्व में केवल एक बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था, अमेरिका के द्वारा जापान पर, जबकि जापान के पास एटम बम नहीं था। और खाली लिटिल बॉय नाम के छोटे वाले बम ने ही लगभग 1.5 लाख लोगों को कुछ सेकंड्स में ही खत्म कर दिया था। तो ये ताकत होती है न्यूक्लियर बॉम्ब की, और ये खतरा होता है कि अगर ये टारगेट तक पहुंच गया तो कितना विध्वंसक होगा। और आज की तारीख में जो एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब लोगों के पास है, हमारे दुश्मनों के पास भी है, वो इससे कई 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए हर कीमत में इसको रोकना आवश्यक हो जाता है। डीआरडीओ की बात करें तो हमने अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी बनाया है ताकि हम डेटरेंस दे सकें। अगर जापान के पास उस समय एटम बम होता तो किसी की अमेरिका की हिम्मत नहीं थी कि वहां पे एटम बम से ड्रॉप कर पाता। तो हमने खुद के अपना एटम बम बनाया, हमने अपना उसको दुश्मन के टारगेट तक पहुंचाने का इंतजाम किया मिसाइल के थ्रू। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 5 तक जो हैं, और दिव्यास्त्र मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल व्हीकल, और ये सब हमने बनाए हैं। साथ ही डीआरडीओ ने कार्यक्रम शुरू किया बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का, और जो कुछ आज की तारीख में अभी तक पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है कि हम ट्विन लेयर, डबल लेयर का जो फेज 1 और फेज 2 प्रोग्राम हम कंप्लीट कर चुके हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का। ये क्या होता है कि जो दुश्मन का बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु युक्त अगर हमारी तरफ आ रहा होता है तो हम पहले तो कोशिश करते हैं कि उसको अंतरिक्ष में ही खत्म कर दें, और अगर किसी प्रकार से वो वहां नहीं भी हो पाया तो दूसरा जो सेकंड लेयर है वो है
एंडो एटमॉस्फेरिक, यानी पहली एक्सो एटमॉस्फेरिक और दूसरी एंडो एटमॉस्फेरिक, वहां खत्म कर सकें। अब ये जो खेल है कि एटम बॉम्ब को ले जाने का टारगेट था और उससे बचने का, ये निरंतर चलता आया है। और अब जो हम बात करें MIRV की, जिसका कि सफल परीक्षण भारत भी कर चुका है, इसमें क्या होता है कि एक ही मिसाइल में कई सारे है कि दुश्मन एक साथ 5, 6, 10 वारहेड ले आने वाला एक सिंगल मिसाइल छोड़ते हैं, जो स्पेस में जाने के बाद अंतरिक्ष में वो अलग अलग व्हीकल बन जाते हैं और वो अलग अलग शहर पे या अलग अलग टारगेट की तरफ बढ़ेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि उसमें सारे के सारे उसमें बम हो, ये भी आवश्यक नहीं है, यानी जिसे कहते हैं डिकॉय, ताकि दुश्मन जब हम अगर उससे बचने की भी कोशिश करेंगे तो हम कितने मिसाइल छोड़ेंगे उसको मारने के लिए। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, MIRV को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनमें से एक भी अगर अपने टारगेट पे पहुंच गया तो विध्वंस कितना बड़ा होगा। उसके लिए हम जापान का जो हिरोशिमा नागासाकी का उदाहरण याद कर लें तो अपने आप आत्मा दहल जाती है। अब हमने क्या किया है, ये जो अब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल किल व्हीकल की, तो इसके बारे में मेरी जानकारी में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी की कि क्या होता है और क्या इसकी अहमियत है। अब हमें उन मल्टीपल जो टारगेट हमारी तरफ आ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। तो जिस प्रकार हमने एक MIRV टेक्नोलॉजी से युक्त दिव्यास्त्र बनाया है, यानी एक ही मिसाइल में कई सारे वारहेड लगेंगे, तो उसी प्रकार जैसे हमने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम बनाया था कि एक मिसाइल जाता है उसमें एक किल व्हीकल होता है। ये किल व्हीकल हिट टू किल होता है। हिट टू किल का मतलब ये है कि ये आप समझिए कि यहाँ हम जहां हम बैठे हैं वहां से हजारों मील दूर एक गोल्फ कोर्स में एक छोटे से छेद के अंदर हमें उसको डालना है, तो इतना एक्यूरेसी चाहिए। और वो जाके के उसको डायरेक्टली हिट करता है और उसको डिस्टेबलाइज कर देता है, खत्म कर देता है, चकनाचूर कर देता है, वहीं की वहीं तो बात खत्म। लेकिन अब हमें क्या किया कि जिस तरह हमने MIRV बनाया उसी प्रकार से हम एक मिसाइल के अंदर ही मल्टीपल किल व्हीकल लगाएंगे, यानी एक मिसाइल छोड़ेंगे और वो उसी तरह से MIRV की तरह ही अंतरिक्ष में जाकर के वो अलग अलग व्हीकल बन जाएंगे और वो अलग अलग मिसाइलों को जो है टारगेट कर सकेंगे। तो जिस आप अगर मैं कंपेयर करूं, हमने अगर टेलीविजन पे प्रोग्राम देखते हैं महाभारत और रामायण के, तो वो एक व्यक्ति एक तीर चलाता है जो सैकड़ों तीर बन जाते हैं, और फिर दूसरा ओपोनेंट है वो भी एक तीर चलाता है, वो भी सैकड़ों तीरों को नाकाम कर देता है। कुछ ऐसा ही समझिए। हालांकि टेक्नोलॉजी इसकी बहुत अधिक जटिल है और बहुत कम देशों के पास ऐसी क्षमताएं हैं। अमेरिका इस पर काम करता आया। मैं और डिटेल में आपके पास आऊंगा रवि सर, क्योंकि आप जब बताना शुरू करते हैं और उसमें जो 2-3 चीजों का पुट डालते हैं वो इंटरेस्टिंग बना देता है। या मैं यूं कहूं कि आप जिसकी बात कर रहे हैं कि महाभारत में एक तीर चलता था वो कई बन जाते थे, क्या मैं ये कह सकता हूं कि उनके पास MIRV टेक्निक थी तब, हम आज फिर से उसको अपने हाथ में ले रहे हैं। खैर मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, ये एक खास हथियार है जो अभी सेलेक्टिव कंट्रीज के पास है, लेकिन MOKV या मल्टीपल ऑब्जेक्ट किल व्हीकल ये भी होगा और भारत इसको अचीव करके कितना बड़ा गेम चेंजिंग सिचुएशन पैदा करेगा, खास तौर पर जब हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान तो केवल एक छोटा सा हिस्सा है, दरअसल रियल एनिमी LAC के पार है। राजीव, अगर हम देखें जिस प्रकार से डॉक्टर गुप्ता साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री-एंट्री व्हीकल मतलब MIRV, जैसे वो बता रहे थे कि लॉन्च व्हीकल एक है, पर ऊपर जाने के बाद उसके पास एंगेजमेंट टारगेट उसके पास 8 से 10 इंडिपेंडेंटली टारगेट कर सकता है। अगर आप समझ सकते हैं कि मल्टीपल, जब हम बात करें अभी मल्टीपल किल व्हीकल की, यानी कि ये जो 10 रॉकेट आए हैं और ये 10 टारगेट को एंगेज करेंगे, उसको हमने एंगेज पहले ही कर लिया, यानी कि वो टारगेट तक पहुंचे नहीं और उसको पहले ही एंगेज कर लिया। इससे क्या हुआ, न्यू टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर जो हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, हम देख रहे हैं गाजा में, हम देख रहे हैं यूक्रेन में किस तरीके से क्या हो रहा है, इसको देखते हुए हम समझ सकते हैं कि हाईली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्लस नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर बट हाईली काइनेटिक, यानी कि डिस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है।
और डिस्ट्रक्शन इसलिए कि वो अपने टारगेट तक ना पहुंचे। हम देख रहे हैं कि स्वॉर्म ड्रोन देखते हैं, हम हजारों एट वन टाइम हम देखते हैं कि वो आ रहे हैं, चाहे वो ड्रोन है, मिसाइल है, उन सबको एंगेज करना। जैसे बता रहे थे डॉक्टर गुप्ता साहब कि उसमें कुछ डिकॉइज भी होंगे, कुछ अलग अलग वॉरहेड्स होंगे, कोई दुश्मन जो टेस्ट करने की कोशिश करेगा कि इनका एयर डिफेंस कहाँ कहाँ है। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए इसे टोटल रेवोल्यूशनरी वॉर है और इसकी निहायत जरूरत है। ये कहना ये आगे वाली लड़ाई सिर्फ ऐसी होगी नहीं, बूट्स ऑन ग्राउंड की भी जरूरत होगी और हाईली टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी को बस्ट करने के लिए जो काबिलियत डीआरडीओ ला रहा है वो बहुत जरूरी है। तो MIRV जो लॉइटरिंग एम्युनिशन है, अगर लॉइटरिंग एम्युनिशन मतलब वो एम्युनिशन ढूंढ रहा है, वो उसकी काबिलियत ऐसे 24 घंटे के लिए है और उसको ढूंढता अपने टारगेट को ढूंढता है, डिस्ट्रॉय करता है। अगर आपको मालूम है लॉइटरिंग एम्युनिशन है इस इलाके में और आपने मल्टीपल किलर व्हीकल भेजा है, तो ऑटोमेटिकली ये जितने ढूंढ रहे टारगेट को वही बर्बाद हो जाएंगे। यानी कि टारगेट बर्बाद करने से पहले ही हमने उस टारगेट को बर्बाद कर दिया। इट्स ए टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, मैं कहूँगा इट्स एन एब्सोल्यूट बैटलफील्ड एनहांसर, जिससे कि जो भी ध्वस्त करने की कार्रवाई है और वो हुआ। पाकिस्तान ने कितने सारे मिसाइल, कितने सारे ड्रोन हमारे ऊपर भेजे और कितने टारगेट एंगेज हुए, कुछ भी नहीं, जीरो। गौरव साहब क्या बोल रहे, एक भी दिखा दो आप हमें, कोई भी फोटोग्राफ दिखा दो कि हमने ये आपका टारगेट एंगेज किया। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास इंटरसेप्टर्स थे और उस इंटरसेप्टर्स के द्वारा हमने किया। पर अब जो जिस तरीके की टेक्नोलॉजी डीआरडीओ ला रहा है, इट इज अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज टोटल सी चेंज। और उसमें क्या होगा कि जो भी लड़ाई है, तब दुश्मन को मालूम है, तब चाहे उसका काउंटर निकाले, जब तक वो काउंटर निकालेंगे वक्त लगेगा। लेकिन आज की तारीख में बहुत जरूरी है कि वी हैव टू शो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। जब आपके पास डेटरेंट है और वो उस तरह का डेटरेंट है, तो दुश्मन के दिल में एक डर बैठता है कि क्या मैं जो फायर कर रहा हूँ या दुश्मन के इलाके में पहुंचेगा। और अपना जो हौसला अफजाई होती है, जो हम भारतीय हैं, हमें मालूम है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, दुश्मन ने फायर किया है, जरूर MIRV फायर किया है, उसके बाद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, उसके द्वारा एक लॉन्च। कुलकर्णी सर, ये MKV का इस्तेमाल बूट्स ऑन ग्राउंड को कितना सपोर्ट करेगा? टोटल ये है ही सपोर्ट सिस्टम, है ही बूट्स ऑन ग्राउंड को सपोर्ट करने के लिए है। मकसद ये है कि LAC या LOC पार करने से पहले ही उसको एंगेज करके हम उसको बर्बाद करें। मकसद ही है कि ट्रुप्स को किस तरीके से ऑन ग्राउंड उसको एक कवर दे रहा है, उसको बचा रहा है। क्योंकि कितना भी आप कर ले, डिग डीप, मतलब जमीन के नीचे जाकर बना ले, बंकर्स बना ले, कहीं ना कहीं वो तरह के एम्युनिशन बन रहे हैं। प्रिसीजन एम्युनिशन है, लॉइटरिंग एम्युनिशन है, ये मल्टीपल, जैसे आप बार बार इस्तेमाल शब्द करें, MIRV है। उसके लिए जब हम हमारे पास MKV होएगा, तो जरूर मैं कहूंगा कि अपने जो ट्रुप्स ऑन ग्राउंड है उनकी हौसला अफजाई होती है और दुश्मन पहुंच ही नहीं पाता है। और उसका बर्बाद होना मतलब हम लोगों ने क्या देखा, 4 दिन भी नहीं लगे कि दुश्मन ने घुटने टेक दिए। और पाकिस्तान क्यों घुटने टेका 96 घंटे होने से पहले? इसलिए क्योंकि उसने देखा कि उसकी कोई भी मिसाइल और कोई भी ड्रोन टारगेट को एंगेज ही नहीं कर पा रहा है, उसे पहले इंटरसेप्ट होकर के बर्बाद हो रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, वाकई इट इज अ गेम चेंजर। और इसके कारण आप देखेंगे कि दुश्मन को ये नहीं पता चलेगा कि मैं अब इसको काउंटर करने के लिए क्या करूंगा। वक्त लगेगा, ये नहीं कि वो काउंटर नहीं कर पाएंगे, बहुत वक्त लगेगा। और तब तक दिस इज अ एडवांसमेंट है, फिर हम और कुछ करेंगे। तो दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, हम अब इसको एक्सिक्यूशन लेवल पर लाएंगे। और जब एक्सिक्यूशन लेवल पर लाएंगे तो जरूर ये जितनी टेक्नोलॉजी है, these are all game changers, and game changers force multiplier मतलब जैसे आप पूछते हैं कि ट्रुप्स ऑन ग्राउंड जो है उनकी हौसला अफजाई प्लस उनको 100% प्रोटेक्शन देने की काबिलियत। ठीक है। रवि सर, एक सवाल दिमाग में आ रहा है। मान लीजिए कि हमारा एडवर्सरी हमारे ऊपर एक MIRV का अटैक करता है और उस MIRV अटैक को न्यूट्रल करने के लिए हम MKV का यहाँ से अपनी तरफ से MKV फायर करते हैं। हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस MIRV में कितने वॉरहेड हैं और हमारा MKV क्या उतने वॉरहेड को टैकल कर सकता है? हाँ राजीव जी, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया
कि ये पता लगा पाना कि जो एक MIRV में से जो 10 वारहेड निकले हैं, उसमें असली 1 है कि 5 हैं या 10 के 10 असली हैं, ये पता लगाना तो एक बहुत मुश्किल काम है। मैं नहीं कहता कि नामुमकिन है, लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसमें बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम उन 10 के 10 को नेस्तनाबूद करें, उन 10 को डिस्ट्रॉय कर सकें। और यहाँ आके मल्टीपल किल व्हीकल की अहमियत सामने आती है, क्योंकि हम अब अपना एक मिसाइल छोड़ के उन मल्टीपल जो किल व्हीकल, जो मल्टीपल आपके वारहेड आ रहे हैं, हम उन सबको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, एक और चीज होती है कि देखिए, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का जो टेक्नोलॉजी है, हम बात करते हैं आजकल प्रिसीजन अटैक की, कि बहुत सटीकता के साथ अटैक कर पाना। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये उस सटीकता की एक समझिए कि इंतहा है, उसकी एक अपर लिमिट है। क्योंकि इसके आगे क्या है, यहाँ तो हम बात ये नहीं कर रहे कि उसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी कितनी है, अब उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ तो हमें डायरेक्टली जाकर के उसको काइनेटिकली हिट करना है, यानी एक तीर को दूसरे तीर से मारना है, और वो तीर जो 1 सेकंड में लगभग 2 से 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो यानी हमें बहुत मिली सेकंड से भी कम डोमेन में एक्यूरेट होना पड़ेगा। वही हमने टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट की थी अपने एंटी सैटेलाइट व्हीकल के लिए, जब हमने मिशन शक्ति का प्रयोग किया था, डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था 2019 में 27 मार्च को। ये उसी किस्म की टेक्नोलॉजी है, तो वो टेक्नोलॉजी हम हासिल कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि हमें उस जितने भी टारगेट आएंगे, हमें हर एक को खत्म करना है। क्योंकि अगर एक टारगेट भी, चाहे वो उसमें वारहेड है या नहीं, हमें नहीं पता वारहेड होगा कि नहीं होगा, तो हमें उसको हर कीमत पर रोकना है। क्योंकि अगर उनमें से एक भी वारहेड सही असली हुआ और उसने अपने टारगेट पर पहुंचा, तो नुकसान जो है वो एक साथ लाखों लाखों जाने जाएंगी, शहर का शहर तबाह हो जाएगा। तो इसलिए हमें हर कीमत पर उसको रोकना है। और आज भारत के पास पूरी क्षमता है, अपनी खुद की बनाई हुई यह 100% इंडिजिनस प्रोग्राम है, जो कि दुश्मन के न्यूक्लियर वारहेड युक्त जो मिसाइल्स हैं, उन बैलिस्टिक मिसाइल्स को वो हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखता है। हाँ जी, दुश्मन के वॉरहेड्स को हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखता है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, एक बड़ा वक्त हो गया इस प्रोजेक्ट को चले हुए, एक लंबे वक्त से प्रोजेक्ट था। अब उम्मीदें बंधी हैं कि ये प्रोजेक्ट ज़मीन पर उतरेगा, ज़मीन पर मतलब एक्चुअल उतरेगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर और भारत के एडवर्सरीज को लेकर क्या कोई खास एरिया है जहां यह सर्व करेगा प्रोजेक्ट, या फिर आपको लगता है कि भारत को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए एक पूरे भारत की कोस्टल लाइन से लेकर सभी इलाका LAC LOC का वो इसके जरिए सिक्योर करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, इसमें कोई शक ही नहीं राजी। पूरा विश्व, पूरा भारत को सिक्योर करने की जरूरत है, क्योंकि जो भी दुश्मन का तो कहीं से भी रॉकेट आए, मिसाइल है, ड्रोन है, ये कोई डायरेक्शन दे करके तो नहीं आएगा, कहीं से भी लॉन्च होकर के वो टर्न लेकर के वहीं आ सकता है। तो वी हैव टू बी प्रोटेक्टिंग आवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जब आप कटिंग एज, जैसे आप सवाल पूछे थे कि कैसे पता चलेगा उसमें क्या है क्या, दुश्मन वही पाकिस्तान ने क्या क्या शुरू में जो उन्होंने मिसाइल और ड्रोन डाले, उसका मकसद ही ये था कि हमारा एयर डिफेंस कहाँ उसको रोक पा रहा है, और फिर उसको काउंटर एयर डिफेंस करने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट प्रोटेक्शन करने की काबिलियत थी। अब टेक्नोलॉजी और भी एडवांस हो जाएगी, इसलिए बहुत जरूरी है कि ये कटिंग एज जो टेक्नोलॉजी है और मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इसको हमने हर तरह से जो वहां से भी दुश्मन ने मिसाइल डाला उसको बर्बाद करने की काबिलियत। हमारे पास S-400 भी है, हमारे पास आकाश भी है, हमारे पास आकाश 3 भी, तो हमारे पास तरह तरह के हैं। दिस इज येट अनदर एडिशनल थिंग। अब MIRV मतलब जैसे बता रहे हैं डॉक्टर गुप्ता साहब, वन लॉन्चर तो एक ही है ना, तो उसके बाद अमूमन क्या होता है, एक लॉन्चर से एक ही रॉकेट बर्बाद, एक ही मिसाइल जाएगी, पर इसमें 8 से 10 टारगेट एंगेज करने की काबिलियत है। उन एंगेजमेंट, वो जो 10 टारगेट एंगेज करें, 10 के 10 को हमने गिरने नहीं देना है,
बर्बाद आसमान में करना है, तो अगर हमने उसको आकाश में बर्बाद करना है तो डोंट केयर वो डमी है, उस पर न्यूक्लियर वॉरहेड है या नॉर्मल कन्वेंशनल वॉरहेड है, हमें कोई लेना देना, हमको डिस्ट्रॉय करना है। तो दुश्मन भी सोचेगा, वो भी डिकॉय फायर करेगा, क्योंकि उसको अगर उसको लगता है कि इनके पास सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ एमआरवी है और उसको किसी तरीके से हमने पहले बर्बाद करना है, फिर हम अपनी एम्युनिशन फायर करेंगे, तो वी हैव टू बी केयरफुल। तो हम लोगों के पास भी टेक्नोलॉजी है उसको देखने के लिए कि क्या करना है। तो ये जो है, दिस इज व्हाट इट इज टू प्ले वन अप ओवर द अदर, मतलब दूसरे के सोच से आगे सोचना और उसको बर्बाद करने की काबिलियत रखना। यहाँ वो डीआरडीओ आता है रोल प्ले करने में, वहां पर डीआरडीओ अपना इस्तेमाल करता है टेक्नोलॉजी को, किस तरीके से हम अपने आप को और सुदृढ़ बनाए, किस तरीके से हम अपने देश को और मजबूत बनाए, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, चीन इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, टर्की उसको पाकिस्तान को दे रहा है। तो हर चीज मतलब दुश्मन देश को देने वाले लोग काफी हैं, तो अगर हैं तो हमने उसके बरखिलाफ क्या क्या कदम उठाए हैं वो बहुत जरूरी है। और जिससे ये मल्टीपल किल व्हीकल जो है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें भी अलग अलग तरह के बाद में रॉकेट्स आएंगे, वो जो रॉकेट्स है किस रेंज पे इंगेज करेंगे, कैसे इंगेज करेंगे, तो ये सब अलग अलग इसके ऊपर टेक्नोलॉजी है उनके। क्या ये फिर अभी तो इसके पे ग्राउंड बेस्ड है, यानी कि जमीन से फायर किया जाएगा और उसके ऊपर अपने आकाश में उसको बर्बाद किया जाएगा। जब आप देखते हैं आप समझ सकते हैं कि अगर लगातार अगर दुश्मन इस तरह का फायर कर रहा है वो कितना डीमोरलाइज हो जाता है कि वो एक भी टारगेट एंगेज नहीं कर पा रहा है, और उसके साथ साथ बाकी टेक्नोलॉजी काम करे कि दुश्मन कहां से फायर कर रहा है, तो उस व्हीकल को हम एंगेज करने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि आफ्टर हमारे पास भी रेडार है एंगेज करने के लिए कि कहां से ये फायर हुआ है और उसको एंगेज कर देते हैं। तो दुश्मन को परेशानी इतनी जबरदस्त होगी, इसलिए तो 4 दिन में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। जब वो टेक्नोलॉजी देखता है कि भाई भारत की टेक्नोलॉजी को हम पार नहीं कर पा रहे, हमारा नुकसान हो रहा है। उनके प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि ब्रह्मोस से हमारा पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को चीन ने दे रखा था, उसको पूरा का पूरा हमने इंटरसेप्ट किया, वो कुछ नहीं रोक सका। उसके सारे टेररिस्ट लोकेशन बर्बाद हो गए, उसके 11 एयर बेसेस बर्बाद हो गए। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये क्या दर्शाता है कि द एबिलिटी टू पेनिट्रेट, पाकिस्तान उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सका और हम उसको पेनिट्रेट। आप सही कह रहे हैं सर, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है आज विजय दिवस। ये मिसाइल के बारे में, मैं इसको मिसाइल की तरह ही लूंगा इस MKV को। इसमें क्या ये खासियत भी है, क्योंकि अभी इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये खासियत भी है कि बीच रास्ते में इसको इस मिसाइल को टारगेट बदला जा सकता है, मैन्यूवरेबिलिटी है इसमें कि अगर दुश्मन इसको देखे अपनी तरफ आता हुए तो उस वक्त इसका रास्ता भी बदला जा सके। देखिए ये जो बात आप कर रहे हैं रास्ता बदलने की, ये लागू होती है जो अटैक करने के लिए जो हम जो वारहेड लेके जा रहा है, हमारा जो अपना वारहेड लेके जा रहा है, जिस तरह से हमारा अग्नि 5 है या आपके दिव्यास्त्र है, तो उनमें एक मैन्यूवरेबल टेक्नोलॉजी है कि वो अपने दिशा को बदल सकता है। हम उसको एक बार हम जब छोड़ते हैं तो उस समय हम अपना टारगेट असाइन करके देते हैं, उसके बाद हम उसको कम्युनिकेट नहीं करते। लेकिन ये अपने आप वो रास्ता कौन सा पकड़ेगा ये उसका कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन करते हैं अपने आप उसके रास्ते को, और मार्ग में रास्ता बदल लेते हैं। दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उनको इस तरह से चकमा देते हैं कि वो दुश्मन को लगता है कि अटैक एक जगह होने जा रहा है, वो वास्तव में वहां जाते जाते अचानक रास्ता बदलता है और दूसरी जगह अटैक कर देता है। तो ये तो है इनकी टेक्नोलॉजी। हमारा जहां तक सवाल है किल व्हीकल का, तो हमें किल व्हीकल को उसी तरह से मैन्यूवर करना पड़ेगा, उससे बल्कि उसको आउट मैन्यूवर करना पड़ेगा। यानी जितना मैन्यूवरेबिलिटी की क्षमता दुश्मन के उस वारहेड वाले पार्ट में है, हमारे किल व्हीकल में उससे अधिक क्षमता चाहिए। तो ऑब्वियसली इसको भी मैन्यूवरेबल होना पड़ेगा। और आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया था, हालांकि जनरल कुलकर्णी साहब ने बहुत अच्छे तरह से इसको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। देखिए कि आपने कहा कि कहां कहां हमें डिप्लॉय करना होगा, क्या हमें पूरे भारतवर्ष को प्रोटेक्ट करने के लिए करना पड़ेगा। मैं इसमें एक बात ये और ऐड करना चाहूंगा कि देखिए आज से अगर हम 10-15-20 साल पहले जाएं तो हमारे देश में इतनी प्रगति नहीं हुई थी। हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग जो टारगेट जो डिफेंडेबल जिनको हमें डिफेंड करने की अधिक आवश्यकता थी
वो बहुत लिमिटेड थे, बड़े बड़े कुछ अहम शहर थे, क्योंकि दुश्मन इतना, ये जो मिसाइल्स होते हैं ये भी बहुत खर्चीले होते हैं। अगर दुश्मन अटैक करेगा तो वो बहुत ही हाई वैल्यू टारगेट पे वहां अटैक करेगा जहां पे हमारा नुकसान सबसे अधिक हो। वो किसी छोटे मोटे शहर को टारगेट नहीं करेगा जी। या तो हमारे बहुत अहम डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट करेगा, और या फिर बड़े बड़े हमारे जो बड़े कैपिटल सिटीज हैं उनको टारगेट करेगा। लेकिन आज की डेट में भारत इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है कि भारत का एक एक कोना उसके लिए अहम हो गया है। अहम हो गया हमारे है। जो एसेट्स हैं वो पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इसलिए हमें आवश्यकता है इनका डिप्लॉयमेंट पूरे भारत में करना चाहिए। और ये डिप्लॉयमेंट इसलिए भी आसान हो जाता है, वो कहते हैं कि अगर हम आत्मनिर्भर बनने की डिफेंस के क्षेत्र में कोशिश नहीं करेंगे तो वर्तमान हालात में हमारी हालत यूक्रेन जैसी हो जाएगी कि खुद का डिफेंस करने के लिए भी हमें दूसरों की तरफ देखना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता, फॉर्मर चीफ डीआरडीओ, बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस डिस्कशन में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।